नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो नक्षत्र के ऊपर है। नक्षत्र का जो भी हर पहलू जो कॉर्नर है उसको हम इस क्लास के अंदर समझेंगे। अभी मैं काफी कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। काफी चीजें लेटेस्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, तो मैं इसको कर दूंगा। अब स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा ये एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा 24 साल से ज्यादा का लंबा सफर है कंसल्टेंसी का। पढ़ाने का सफर 3 साल का है। तो मेरी क्लास में एक लाभ ये मिलता है, पढ़ाई में मेरा जो कंसल्टेंसी का जो लाभ है वो एक्स्ट्रा मिलता है कि ग्रहों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। ये विशेष चीज का आपको बेनिफिट मिलता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नक्षत्रा को। वैसे मैं 32 क्लासेस पढ़ाता हूँ, 32 तरह के कोर्स हैं, देयर आर 32 कोर्सेस। तो किसकी बारी कब आएगी ये तो मुझे नहीं पता लग पाता, बहुत टाइम लग जाता है। चलिए नक्षत्र स्टार्ट करते हैं। नक्षत्र हमारी आत्मा है। ग्रहों को जो ऊर्जा मिलती है ना, वो नक्षत्र से मिलती है। ग्रह को आप कह सकते हैं शरीर है, आपकी बॉडी है। हाँ, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है और हम शरीर रूपी हैं, तो इसी प्रकार ग्रह शरीर रूपी होते हैं और आत्मा रूपी क्या है? सिंपल सी बात है, नक्षत्र। अब आ जाइए, किसी का भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सेकंड रुकिए, चार्ट से समझाता हूं। बड़े ध्यान से सीखिए। अब ये लगन हो गया, असेंडेंट लगन जिसे हिंदी में लिखते थे, असेंडेंट ये हो गया। ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि लगन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लाइफ के अंदर। ठीक है। अब ये तृतीय भाव हमारा मारक होता है। क्लियर है? ये हमारा मारक होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो लगन का नक्षत्र है उसका कोई ग्रह स्वामी तो होगा। अगर वो थर्ड हाउस में चला जाता है, इट शोज अ कार्मिक डेट्स। तो वो आपका कार्मिक डेट्स बताता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार अगर आपका लगन के साथ साथ चंद्रमा भी राहु केतु शनि के नक्षत्र में आ जाएं, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। लगन का नक्षत्र, लगन आई एम टॉकिंग अबाउट लगन, नॉट लगनेश। लगन का नक्षत्र एज वेल एज चंद्रमा का नक्षत्र राहु केतु शनि मंगल में आ गए। क्योंकि ये तीन ग्रह राहु केतु और शनि ये कार्मिक डेट्स बताते हैं। सो यू आर कैरिंग कार्मिक डेट्स। सपोज समवन इज born in the constellation of शतभिषा और स्वाति, वो राहु के नक्षत्र हैं। यू आर कैरिंग द कार्मिक डेट्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ एंड एज वेल एज योर लगना इज इन द पुष्य कॉन्सिलेशन। पुष्य नक्षत्र में चला गया आपका लगन, तो क्या होगा? आपका तो हो गया बढ़िया काम। समझ में आ रहा है? दिक्कत आ गई तगड़ी वाली। तो हमको ये सबसे ज्यादा चीजें याद रखनी है कि हमारे को क्या होता है कि कार्मिक डेट्स तो हम चेक नहीं करते, कुंडली पढ़ने लग जाएंगे। तो पहले देख तो लो ना कार्मिक डेट्स में कहाँ है नक्षत्र। मेरी बात समझ में आया? अब आपने कहा जी मेरा ना पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, बात क्लियर हो गई। अगर आपका पंचमेश राहु केतु शनि के नक्षत्र में बैठा है तो पुण्य थोड़ी लेकर आए हो। पिछले जन्म में लोचा करा था, वो कैरी करा है, भुगतो इस जन्म में। मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्या लाए हैं और क्या करेंगे इस जन्म में, ये पंचम भाव है। बहुत सारे सीक्रेट्स मैं रिवील करूंगा इस बार।
और समझाने का प्रयास करूंगा। अब होता क्या है कि हमें इंटरप्रिटेशन करने की बड़ी जल्दी होती है, और सभी हम क्या, बच्चे क्या, सब एक समान हो चुके हैं इस समय। तो सबको 2 दिन में लॉलीपॉप चाहिए। देखो, अगर कोई सूर्य आपको तंग कर रहा है तो सूर्य एक जो है उसकी यात्रा एक भाव में 1 महीना रहती है। फिर देखिए क्या वो आपके तारा दोष के नक्षत्र से गुजर रहा है। जब तक भाई साहब वो गुजर के अगले नक्षत्र में नहीं जाएगा तब तक तो पीड़ा मिलेगी मिलेगी। सूर्य एक नक्षत्र में 14 दिन रहता है। अब आदमी उपाय कर रहा है, कह रहा है जी कल री मिल जाएगा। भाई तेरे को मिले तो मेरे को भी बता देना। मेरा रेमेडी का कोर्स चल रहा है, मैं लोगों को बताता हूँ रेमेडी मत किया करो, फायर खोलती हैं। लोग मानते नहीं है, रेमेडी पे फोकस ज्यादा है सबका। रेमेडी समझ के करनी होती है। अब पढ़ा मैं नक्षत्र रहा हूं कैसे, जैसे मैं रेमेडी का समझा देता हूँ। दशा है ग्रह की शादी की, गोचर नहीं है, देन डू द रेमेडी। गोचर है पर दशा नहीं है, देन डू द रेमेडी। ना तुम्हारी दशा है ना गोचर है, रेमेडी क्या करेगी भैया, पहले तो ये बता। ना तेरी दशा है ना तेरा गोचर फेवरेबल है, तो तुम रेमेडी किए जा रहे हो। हद है यार, ऐसा थोड़ी होता। तो उस चीज का एंगल अलग है। खैर अलग है। अब 14 दिन रहेगा एक नक्षत्र में सूर्य। अब नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में 3 दिन 12 घंटे रहेगा। तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी ना, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगी। देखो एस्ट्रोलॉजी 2 प्रकार की है, या तो ग्रहों को चलने दो, या फिर फालतू के उपाय कर करके अपने दिमाग का दही कर लीजिए। मेरे क्या दिक्कत है, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मैं सुंदर सी बात बता रहा हूं, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं भैया आप। वो क्या है कि हमें कैसे पता लगे हमारा जन्म चांदी के पाए में हुआ है या हमारा जन्म सोने के पाए में हुआ है। कौन से पाए में हमारा जन्म हुआ है। अगर आपका जन्म जो है चंद्रमा से पाया जाना जाता है जन्म का, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं, जिनके हो वो जान सकते हैं, सीख सकते हैं। चंद्रमा यदि आपका पुनर्वसु पुष्य पूर्वा फागणी अनुराधा में है तो आपका चांदी का पाया है, रजत पाया कहते हैं। आपका जन्म श्रेष्ठ है, बस। बाकी अप एंड डाउन आते रहेंगे। बता दिया ना कि आपका जन्म श्रेष्ठ है। अब मान लीजिए चंद्रमा पूर्वषाढ़ा उत्तरषाढ़ा श्रवण घनिष्ठा में है तो आपका जन्म ताम्र पाए यानी तांबे के पाए में है, आपका जन्म सामान्य है। अगर आपका चंद्रमा भरणी या किसी और अन्य नक्षत्र में है तो आपका जन्म, जैसे मान लीजिए और भी बहुत से हैं, क्लास में बता देंगे। तो आपका जन्म सोने के पाए में हुआ है तो ये क्या करेगा, थोड़ा जनरल कैटेगरी से हल्का सा लोअर आ जाएगा। अब आता है चौथे वाला राजयोग वाली कैटेगरी। अगर किसी का चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, भैया लोहे के पाए में पैदा हुआ, निकृष्ट, मतलब लद्दू गधा वाला जन्म मिला है आपको, क्योंकि आपका लोहे का पाया है। और लोहा किसका कारक होता है, शनि। शनि क्या है, हार्ड वर्क के कारक, इसीलिए मैंने शब्द बोला लद्दू गधा। बात क्लियर आ गई। अब लोगों को चरण का अर्थ नहीं पता, चरण के अर्थ बताता हूं। चरण में तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं भाई साहब। तत्व बड़े जबरदस्त रोल अदा करते हैं। किसी ने लिखा है रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। आप ध्यान से सुनिए, हर चीज आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें, आप बड़ा अच्छा ज्ञान लीजिए। हमको क्या सीखना है कि चरण का क्या अर्थ है। पहला चरण जो होता है वो अग्नि तत्व को बताता है। अगर आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और वो पहले चरण में है तो आप पे अग्रेशन अग्नि तत्व आ गया अपने आप। हमने कुंडली नहीं देखनी, हम नक्षत्र बेस पे ही सारी प्रिडिक्शन करने की ताकत रखते हैं। अगर आपका जन्म दूसरे चरण में हुआ है तो आप पृथ्वी तत्व के हैं, समझ में आया। तीसरे चरण में जन्म है तो आप में वायु तत्व है।
यानी आपकी प्रकृति देह की वायु तत्व की है, बाकी सूक्ष्म चीजें मैं क्लास में रिवील कर दूंगा। चौथा चरण है तो आप में जल तत्व है। यार बंदा एक आध चंद्रमा है, चौथे चरण में पैदा हुआ है, चंद्रमा वैसे ही सेंटी पार्टी है, ऊपर से अगला सेंटिमेंटल पैदा हो गया, इमोशंस आ गए ना उसके अंदर। जल तत्व जो होता है वो इमोशंस कैरी करता है। अब क्या होता है कि सात्विक नक्षत्र भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं, राजसिक भी नक्षत्र होते हैं। सात्विक दो ही ग्रह होते हैं, गुरु सदैव सात्विक होते हैं, शिष्य सात्विक असात्विक हो सकते हैं। बृहस्पति और बुध जो है ये सात्विक नक्षत्र कहलाएंगे। राशिक नक्षत्र कहलाएंगे सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। भैया मैं ग्रहों के नाम बोल रहा हूं, नक्षत्र बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। सूर्य के नक्षत्र कृतिका है, जैसे शुक्र का भरणी है, ये राशिक नक्षत्र है। तो आपका जन्म भोग के लिए हो गया ना, मीनिंग बदल गया। और तामसिक नक्षत्र क्या है? मंगल, शनि, राहु, केतु। इन नक्षत्रों में आपका चंद्रमा और लग्नेश आ गया, यानी लगन आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। समझ में आ गया? कुंडली तक झांकने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही हमें बहुत कुछ पता लग गया। आगे चलते हैं। अब क्या है, दो ग्रह मैंने अभी बताए, बृहस्पति और बुध सात्विक, तो इनकी राशियां भी तो सात्विक होंगी, यानी 9 और 12। बुध की 3 और 6। अब मान लीजिए बुध बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, तो बुध सात्विक ग्रह हो गया कुंडली में, और बृहस्पति की राशि में भी बांटा है, तो 24 कैरेट गोल्ड वाला सात्विक ग्रह बन गया बुध। तो बुध की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आप उल्टे सीधे कर्म नहीं कर सकते। भैया चोर उचक्का भी उस दौरान चोरी उचक्का छोड़ देगा, सात्विक हो जाएगा। बात समझ में आया? सिंपल सी थ्योरी है, और इस दशा के अंदर आपको बड़े अच्छे फल मिलेंगे। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, अगले पॉइंट पर समझने का प्रयास करिए। सतो गुण का अर्थ होता है परोपकार करना, ईश्वर की भक्ति करना, तपस्या करना, किसी को कष्ट ना देना। समझ में आया? अब उसके बाद आता है हमारा गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल दो ही ग्रहों के होते हैं, केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, टोटल 6 नक्षत्र होते हैं। अब होता क्या है, अजी आप गंडमूल में पैदा हुए, पूजा करा लो। नहीं, किस लिए पूजा करा लूं भाई? तुमने चरण देखा है जो पूजा पर जा रहे हो? पहले someone is born in the second pada of अश्विनी कॉन्सिलेशन, कोई अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा हुआ है, तो ऐश्वर्य भोगेगा, जिंदगी में सुख पाने के लिए जन्म लिया है। नहीं तो सुख पाने की तो भाई तू किस खाम खा में पूजा करा रहे हैं? नहीं, किस लिए पूजा? देयर इज नो नीड ऑफ पूजा। If someone is born in Revati constellation in the first pada, then in that case उसको सम्मान मिलेगा। संसार में मान सम्मान पाने के लिए जन्म लिया, अब आप पूजा कर रहे हो। यार तू पहले से ही पॉजिटिव है यार, अननेसेसरी क्यों पूजा कर रहे हो यार? When something goes wrong, then in that case we will see what we have to do it. लेकिन जब आप अच्छे चरण में पैदा हो रखे हो, क्यों गंडमूल का भार ढो रहे हो अपने सिर पे? हाँ, बाकी के चरण खराब होंगे, उनकी पूजा कराओ ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पुरुष नक्षत्र क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं। अगर कोई फीमेल पुरुष नक्षत्र में पैदा हुई है, तो याद रखना उसमें पुरुषत्व वाले गुण आएंगे ही आएंगे, ये मत सोचना नहीं आएंगे। अब देखिए, किसी फीमेल को चेक करना हो ना उसका नेचर, चेक करो। नंबर 1 पॉइंट, इफ लग्न इज ऑट, पहला पॉइंट, चंद्रमा ऑट साइन में बैठा है, उसका जन्म नक्षत्र पुरुष वाले ग्रह का है, या पुरुष नक्षत्र में वो पैदा हुई। भाई साहब, स्त्री होते हुए भी पुरुष वाले गुण है। नहीं, कई मीनिंग होंगे इसमें। वो प्लेन उड़ा सकती है, आर्मी में भी जा सकती है, पॉजिटिव इवेंट है। अगर कुंडली में उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह पीड़ित हैं, तो गलत दिशा में जाएगी, 4 गाली निकालने की भी क्षमता आ गई उसमें, मीनिंग बदल जाएगा। आप ऐसा ना सोचें।
पूर्व नक्षत्र के अंदर क्या लाभ होता है? आदमी अच्छा लेखक बनता है, अच्छा वक्ता बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है। स्त्री नक्षत्र कौन सा होता है? रोहिणी। तो स्त्री क्या है? रोहिणी नक्षत्र है। रिसर्चर होता है, भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में हुए थे। रिसर्चर होता है ऐसा आदमी, साइंटिस्ट होता है ऐसा आदमी, अच्छे कर्म करने वाला होता है, अच्छे कर्म की गाइडेंस देने वाला होता है। यही काम तो श्री कृष्ण ने गीता द्वारा किया था। अब आता है नपुंसक नक्षत्र। अब नपुंसक नक्षत्र को कभी गलत मत समझना। जितने फौज में योद्धा मरते हैं ना, वो नपुंसक नक्षत्र में ही पैदा होते हैं। नपुंसक नक्षत्र का अर्थ होता है योद्धा। और हमने क्या पढ़ लिया किताब में? नपुंसक नक्षत्र है जी, बेकार है। ऐसा नहीं है भैया। जितने धुरंधर सैनिक, ऐसे सैनिक को अगर गोली भी लग गई ना, 10 को मार के मरेगा। चलो मैं एक नाड़ी की टेक्निक भी बता देता हूँ। मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिदम बन जाता है, मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। सपोज समवन इज इन आर्मी and the Mars and Rahu sitting in the Lagna, whatsoever the Lagna, forget it about that, because there is a Mars and Rahu sitting in the Lagna. अगर इसे गोली लगी ना बॉर्डर पे, तो 10 को क्या 20 को मार के मरेगा, मरेगा जरूर ये। और इसे मरणोपरांत वीर गति की उपाधि और शौर्य चक्र मिलेगा, पक्का मिलता है इसको। वो लेके आया हुआ है ना। राहु आती है लाल किताब में, मंगल महावत है, वो हाथी पे बैठा हुआ है। तो सम्मान तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, पर मिलेगा मरणोपरांत, जीते जी नहीं। अब वो पढ़ने का नजरिया कैसा है, किस ढंग से है, मैंने एक ही चीज को देखो, लाल किताब, वैदिक और नाड़ी से एक्सप्लेन कर दी। तो मेरा जब क्लास में रिदम बन जाता है, मैं तो कई एंगल से समझाने का प्रयास करता हूँ। उससे ये बेनिफिट होता है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन मिल गया। नाउ वी आर कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, नक्षत्र। हमारे जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें नक्षत्र फीड होते हैं, और उसी के आधार पर वो गोत्र डिसाइड कर देते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र मारीच गोत्र को बताता है। क्लियर है? वशिष्ठ, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहु, ऋतु, ये सारे जो ऋषि हैं, इन्हीं से नक्षत्रों की कैटेगरी बना दी। किसी के 6, किसी के 8, किसी के 3, किसी के 5। तो ये नक्षत्र जो हैं आपके क्या बताते हैं? गोत्र को भी बताते हैं। अब आते हैं बड़ा शानदार पॉइंट बताने के लिए। आपका अगर हो तो प्लीज शेयर करिएगा आफ्टर द क्लास। कुलाकुल नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं। देयर इज कुलाकुल नक्षत्र, अकुल होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी बता देता हूं। अकुल होगा, कुल होगा, कुलाकुल होगा। 3 नक्षत्र होते हैं, अकुल, कुल, कुलाकुल। अब आ जाइए, कुल अकुल नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है तो चेक करें। अकुल नक्षत्र, बार बार बोल रहा हूं, अकुल नक्षत्र। अकुल नक्षत्र में जैसे कृतिका है, हस्त नक्षत्र है, अनुराधा है। तो ये निश्चित मान के स्टैम्प पेपर पे लिख के देना, निश्चित मान के स्टैम्प पेपर पे लिख के देना, वो अपने माँ बाप से आगे जरूर जाएगा, ये निश्चित। क्योंकि वो अकुल नक्षत्र में पैदा हुआ, माँ बाप से आगे बढ़ेगा और खूब मेहनत करके आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है रामखोरी या नंबर 2 के तरीके से आगे बढ़ेगा। कुल में क्या होगा, और कुलाकुल नक्षत्र क्या देंगे? ये नक्षत्र ऐसे हैं दोनों, कुछ लोग माँ बाप की जायदाद को ही खाने के लिए पैदा हुए हैं, उसी को बेच के खाएंगे, उसी पर किराया लेकर खाएंगे। करना कराना कुछ नहीं है, नहीं तू करने के लिए कुछ नहीं आया। कुल वाले संघर्ष करके आगे बढ़ने वाली पार्टी है जिंदगी में। बात समझ में आया? मान लीजिए माता पिता एमआईजी फ्लैट में रहते थे, तो बेटा मिनिमम एचआईजी पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मिनिमम बता रहा हूं भाई साहब, माँ बाप एमआईजी पे हैं तो बेटा एचआईजी पे पहुंचेगा। मिनिमम वो लेवल है उसका। बाकी तो कितने लेवल आगे जाए वो तो भगवान जाने, चाहे कोठी बनाए बंगला बनाए, पर माँ बाप से आगे जाएगा ये निश्चित है। अब आगे चलते हैं। हमारे स्थिर नक्षत्र होते हैं, लघु नक्षत्र होते हैं, चर नक्षत्र होते हैं, ये सारे नक्षत्र होते हैं। हमें स्थिर नक्षत्रों का प्रयोग, आपको पीडीएफ की पूरी बुक मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करना, पूरी किताब मिलेगी पीडीएफ की। अब क्या होता है, स्थिर नक्षत्र की लिस्ट आपके पास आ गई, इसमें शादी करना, गृह प्रवेश करना, कोई भी स्टेबिलिटी का काम,
आप सरकारी नौकरी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी, प्राइवेट भी अगर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार जॉब चेंज ना करनी पड़ जाए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए स्थिर नक्षत्र में। स्थिर नक्षत्र में ही मंत्रीगण शपथ लेते हैं। कभी चेक करना, जब कोई मंत्री स्टेट का या सेंटर का शपथ ले तो उस समय का टाइम नोट करो, उस समय देखो कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किसके चरण में है, आपको पता लग जाएगा। क्या दिक्कत क्या है? आगे चलते हैं। नक्षत्र के नेत्र भी होते हैं। नेत्र क्या होता है? अंधलोचन, मंदलोचन, मंदाक्ष होता है, सुलोचना होता है, मध्य होता है, जिसे मंदाक्ष भी कहा जाता है। ये गुम हुई वस्तु को प्राप्त करने का तरीका बताता है। फिर उसके बाद आता है मुख नक्षत्र। मुख का मतलब होता है अधोमुख, उधरमुख और त्रिमुख। इसमें गाड़ी चलाना सीखना, गाड़ी खरीदना, मैं ड्राइविंग सीख लूं, सक्सेस आ जाएगी आपको, पक्का आएगी विद गारंटी। अपन ना वाली बात पढ़ाएंगे नहीं आपको। त्रिमुख नक्षत्र में अगर आप कार सीखेंगे तो निश्चित मानकर चलिए सक्सेस रेट 100% है। त्रिमुख नक्षत्र में कार खरीदेंगे, भगवान ने चाहा आने वाले समय में एक और कार खरीदने की शक्ति आ जाएगी आपके पास। त्रिमुख का इतना है। किस नक्षत्र में हमें खरीदना चाहिए, किस नक्षत्र में वस्तुओं को बेचना चाहिए, ये भी आपको ज्ञान हो। अब खरीदने वाला नक्षत्र है स्वाति, समझ में आया? और बेचने वाला है नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। स्वाति में आप बेच रहे हैं और फाल्गुनी में आप खरीद रहे हैं, काम तो उल्टे आप खुद ही कर रहे हैं, परेशान तो आप होंगे ना, फिर तो ध्यान तो आपने देना है। अब आता है मास शून्य नक्षत्र। किस मास में नक्षत्र शून्य फल देता है? मास शून्य। चैत्र मास में जब भी रोहिणी नक्षत्र हो, उस समय कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। फिर से समझो ध्यान से, चैत्र मास में रोहिणी नक्षत्र आया। रोहिणी नक्षत्र आने का मतलब है कि चंद्रमा उस रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो उस दिन अगर आप कोई शुभ काम करते हैं, दुकान खोलना, गृह प्रवेश करना आदि कोई भी कार्य करते हैं, वो फलित नहीं होगा। इसको हम कहते हैं मास शून्य नक्षत्र। उसके बाद दग्ध नक्षत्र भी होते हैं। दग्ध का शब्द का अर्थ होता है जल जाना, जले हुए नक्षत्र। जैसे भरणी नक्षत्र है, रविवार का दिन है और उस दिन भरणी नक्षत्र है रविवार को, तो उस दिन आप कोई भी परचेजिंग या गर्लफ्रेंड को आई लव यू नहीं बोलना है, वरना नुकसान में आ जाओगे, वो सक्सेस नहीं रहेगा, सीधी बात। आगे चलते हैं। यमघट नक्षत्र भी होता है जो बहुत गड़बड़ करता है जीवन में। आप कभी पंचांग को बारीकी से पढ़ोगे ना, आपको सभी प्रकार के नक्षत्र मिल जाएंगे। यम दृष्टा नक्षत्र आता है, मघा होता है उसका स्वामी। अब आता है पंचक नक्षत्र। पंचक नक्षत्र का सीधी सी कैलकुलेशन सिखा देता हूं आपको। लास्ट की दो राशियां कुंभ और मीन, ये पंचक नक्षत्र में आती है। समझ में आ गया? सिंपल सा। जैसे घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये सब पंचक नक्षत्र हैं। राशियां मैंने दो बता दी हैं, इन्हीं में लगता है पंचक नक्षत्र। अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगले पॉइंट को आप सीखिए और समझिए। द्विपुष्कर नक्षत्र क्या है, वो कैसे वर्क करेगा, वो भी सीखना है हमने। याद रखिए, द्विपुष्कर नक्षत्र है, चंद्रमा द्विपुष्कर नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आपने शेयर मार्केट में गेम खेली, भाई साहब लाभ होगा तो दुगना होगा, अगर हानि हुई तो दुगनी होगी। द्विपुष्कर। इसी प्रकार त्रिपुष्कर, अगर शेयर मार्केट में जब आप गेम खेल रहे हैं उस समय त्रिपुष्कर नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो या तो 3 गुना लाभ होगा या शेयर मार्केट में 3 गुना हानि आ जाएगी। भाई साहब, बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आपको रवि योग, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, ये सब पढ़ाऊंगा मैं। अब नक्षत्र शरीर के अंगों को भी बताता है। अश्विनी नक्षत्र पहला है तो मस्तिष्क का आ गया अधिकार। सिंपल सी बात है। ये सिंपल सिंपल से पॉइंट, अभी 2 मिनट बाद मैं इतनी जबरदस्त चीज थोड़ी सी बताऊंगा, जिसकी आप एक, मैं अभी आपको कुला अकुल नक्षत्र बताया है। अब आता है कष्ट के दिन नक्षत्र से कितने होंगे, हमको कितने दिन कष्ट रहेगा, बीमार हुए ना, वो नक्षत्र बता देता।
देखिए द्वापर युग तक ना नक्षत्र विद्या ही थी। ये कलयुग में भी कुंडली पुंडली बहुत चल गई, समझ में आ गए, क्योंकि नक्षत्र का ज्ञान लुप्त हो गया। अगर मान लीजिए चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है और जातक बीमार हो गया, तो कितने दिन उसको कष्ट रहेगा? 9 दिन कष्ट रहेगा। ये साधारण सा, क्योंकि हमने चरण नहीं देखे, हमने सिर्फ इतना देखा पहला स्टेप कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो आप बीमार कितने दिन होंगे? 9 दिन। अब आपने चरण पर स्टडी करी, जब आपने देखा अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो पूरे 9 दिन आप बीमार रहेंगे, यानी ठीक होके भी वीकनेस बनी रहेगी। अगर दूसरे चरण में आप उस समय बीमार हुए तो 11 दिन लगेंगे ठीक हो। अगर तीसरे चरण में आप बीमार हुए तो आपको 10 दिन लगेंगे। अगर आपको चौथे चरण में है तो भैया 1 महीने की छुट्टी ले लो, चुपचाप, बात खत्म। आपको पता लग गया मैं कितने दिन तक मेरी हेल्थ इश्यूज रहेंगी। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत इजी वे है। अब आते हैं, हर नक्षत्र का एक चरण होता है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री। मैं जितने भी रील लोग बना रहे हैं ना, फलाना ग्रह फलानी राशि नक्षत्र में ये है वो है, मैं वो टेक्निक आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आप भी बनाओ रील, मेरे क्या लेना देना, मैं आपको टेक्निक ही हैंड ओवर कर दूंगा। सब लोग कहते हैं ना मघा नक्षत्र में ये है, उसके गुण धर्म ये होंगे, उसका ये होगा, इसका ये होगा, मैं टेक्निक ही हैंड ओवर कर देता हूँ, बात खत्म। सीख लो, एक सांस के अंदर सिखा दूंगा, आराम से आप सारी व्याख्या कर दोगे। हर नक्षत्र जो होता है 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक का सिस्टम है उसका, ठीक है। अब क्या है कि हर नक्षत्र का पूरी व्याख्या आपको दी जाएगी, हर नक्षत्र की पूर्ण व्याख्या। जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, अश्विनी नक्षत्र 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट, बात क्लियर है। अगर कोई मेल इस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो अपने लक्ष्य को साधने के लिए पैदा हुआ है, और 30 साल की एज तक वो संघर्ष करेगा। सारी टेक्निक आपको हैंड ओवर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में पप्पा के साथ दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात। उसके बाद हेल्थ इशू, अगर जन्म नक्षत्र का 2 या 3 डिग्री का लोचा है तो भाई साहब हेल्थ इशू, हेड प्रॉब्लम, फलाना ढिमकाना प्रॉब्लम सब लगी जाएंगी। आगे चलते हैं, अगर कोई फीमेल अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई है तो अपना फ्रेंड सर्कल में सबसे वो फेमस होगी, अगर कोई फीमेल पैदा हुई है इस समय क्लास में हो तो, और एक अच्छी गृहिणी बनेगी। ऐसी फीमेल खाली नहीं बैठ सकती। हाँ, उन्हें जो ध्यान रखना है, अबॉर्शन पर ध्यान रखना है, मिस कैरेज होने की उनकी संभावना बन गई है, ठीक है। उनके यहाँ अगर फीमेल का अश्विनी नक्षत्र है तो फीमेल उसके यहाँ ज्यादा होंगी, बेटियां ज्यादा, बेटा एक होगा, यानी 2 बेटियों के बाद एक बेटा आ जाए या 3 बेटियों के बाद एक बेटा आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। फिर अश्विनी नक्षत्र के चरण भी हमें बताते हैं। पहला चरण साहस बताएगा हमारे को, दूसरा चरण धन वैभव कितना पाएंगे इस जन्म में, तीसरा चरण हमारा प्रेम संबंध को बताएगा, चौथा चरण हमारा हेल्पफुल पर्सन क्या रहेगा जीवन में, वो सारा आएगा। अश्विनी नक्षत्र वाले मेडिकल फील्ड में जाएं तो अच्छा है, ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो होम्योपैथी में चले जाएं, ज्यादा नहीं पढ़ पाए केमिस्ट का काम कर ले। यानी अश्विनी कुमार है ना, देवताओं के आयुर्वेद थे वो, आयुर्वेदाचार्य थे, वेद्य थे। तो आप अश्विनी में पैदा हुए हैं तो आप उसी फील्ड को पकड़ो ना यार, आपको भगवान ने वो दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उससे 22वां और 23वां नक्षत्र में जब भी कभी कोई पापी ग्रह गुजरेगा आपको हेल्थ इश्यू आएंगे, लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे। जो भी आपका जन्म नक्षत्र है ना, अश्विनी वाली एक टेबल ले लो, गूगल से डाउनलोड कर लो। आप देखो आपका नक्षत्र 5वां बनता है, वहां से वो पहला बना, आपका तो पहला हुआ ना, टेबल में तो 5वां था, वहां से 22वां नक्षत्र देखो और 23वां नक्षत्र देखो, जब भी इसमें पापी ग्रह गुजरेगा आपको हेल्थ इशू आएंगे।
आप पहले से ही तैयार रहो ना, पहले से ही पता लग गया आपको। आगे चलते हैं। नक्षत्र की रेमेडी भी होती है, वो भी सिखाएंगे आपको। मेन रेमेडी वृक्ष ही होती है, फालतू की रेमेडियां कर मत लेना, बेकार का सिरदर्दी पैदा कर लेंगे। अब पुरलोता नक्षत्र होता है, इधर आइए मैं बताता हूं। एक मिनट, आजा भाई। हाँ, पुरुलता। अब आपने सूर्य को ढूंढना है। सूर्य देखिए किस नक्षत्र में बैठा है आपकी कुंडली में। जिस भी नक्षत्र में बैठा है, मान लो सूर्य रेवती में बैठा है। अब रेवती नक्षत्र को पहला मान लीजिए। अब वहां से 12वां नक्षत्र जो भी आएगा, ठीक है, तो उसमें सूर्य जो है आपको धन की हानि देगा, गोचर जब भी आए। बात क्लियर है? अब एक और एग्जांपल से समझाते हैं। एक मिनट। मान लो, जैसे आप इजीली लिख भी लोगे और आपको एग्जांपल भी हो जाएगा सब। मान लो किसी का शनि अश्विनी में है, स्पेलिंग गलत हो गए, चलो लिखे गए, अश्विनी में है, तो इसकी पुरुलता क्या बनेगी? अश्विनी नक्षत्र की उत्तरा फाल्गुनी। जब भी सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेगा, हेल्थ और धन की हानि का होना निश्चित है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई ग्रह कितने दिन एक नक्षत्र में रहेगा। सूर्य का तो स्पष्ट बता दिया था मैंने आपको। फिर वो कौन से चरण में है, तो चरण भी आपको याद रखना होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। तो तकलीफ का समय तब तक है। अब आपका कोई तो जन्म नक्षत्र होगा, मान लीजिए कोई अश्विनी में ही पैदा हुआ है, जन्म नक्षत्र हो गया उसका। एक ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। चंद्रमा से जन्म नक्षत्र होता है। सपोज कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो गया, जब भी सूर्य आपके जन्म नक्षत्र से गुजरेगा, आपको पीड़ा देगा, सीधी बात है। चिंता करेंगे आप। आगे चलें, अगले पॉइंट पर आते हैं। इसमें एक विद्या है, वो है द्वापर युग की, उसको कहते हैं सूर्यात नक्षत्र। बहुत कम लोगों को मालूम है। सूर्यात नक्षत्र बिंदु, इसके अंदर 5 भाग आते हैं। बिंदुन्मुख, दूसरा होता है सन्निपात, तीसरा होता है उल्का, चौथा होता है कंप। ये द्वापर युग का है, यहाँ का नहीं है भैया, था तो पहले भी। पांचवा होता है वज्र, छठा होता है निर्घात। अब हम पहले की चर्चा कर लेते हैं। कुछ अच्छा बुरा होगा आपका, इसको आपको बहुत पहले हो जाएगा। जब इसमें से किसी ग्रह का लिंक आ जाएगा नक्षत्र से, आपको अच्छे या बुरे का बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे। खास चीज आपको दिख जाएगा। वो आप कहते हो ना, इंट्यूशन पावर है। किसी की कोई दुर्घटना होनी थी, खुशी या बुरा होना था, मुझे पता लग गया। आप कर कुछ नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा, अगर इसके अंदर कोई ग्रह का लिंक निकल आया। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा जीव और देह नक्षत्र, जिसे मीना नाड़ी भी कह के आप पढ़ते होंगे। जिन लोगों ने मीना नाड़ी पढ़ी होगी, उनको इजीली समझ में आ जाएगा। देह और जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देह और जीव, देह और जीव, ये फिर से कह रहा हूं आपको, मीना नाड़ी जिन्होंने पढ़ी है, उनकी तो मास्टरी हो गई। क्योंकि मैंने तो चार्ट से पढ़ाना है, थ्योरी नहीं पढ़ानी। बात क्लियर है? मैंने चार्ट से पढ़ाना है, थ्योरी नहीं पढ़ानी। आप अपनी कुंडली में लगा के साथ मेरे साथ बैठिए और समझिए।
अच्छा, अब आ जाइए विशेष चीज, असली वाली बात, जिसे इनडायरेक्ट आप केपी भी कह सकते हैं। हम्म, आ जाइए, एक सेकंड, हाँ आ गया, टूल आ गया, टूल नहीं आ रहा था। राहु और केतु इंपॉर्टेंट है। कोई ग्रह, मान लीजिए किसी का बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में चला गया। बात समझ में आ गया? अब ये बुध की एमडी, ईडी और पीडीआई क्लियर हो गया। बुध मान लीजिए यहां बैठा है, तो बुध अपनी दशा में 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस का फल देगा। राहु बैठा था चौथे घर में, तो बुध राहु के भी फल देगा, 4th हाउस के भी फल देगा बुध। 9th के साथ किसके फल देगा? 4th हाउस। क्यों देगा? यही तो है ना, कीपी यही तो कहती है, वहां से भी लिंक है जी, वही मैं कह रहा हूं। समझ में आ गया? केपी वाला पॉइंट भी आपको। तो इन नक्षत्रों का भी प्रभाव आएगा। अब मान लीजिए एक और चीज देखिए, अब फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, 3 4 5 6 7, शुक्र लगन में बैठा है, राजयोग बन गया। और शुक्र केतु के नक्षत्र में है, क्लियर, केतु 10th हाउस में बैठा है। तो शुक्र का जब एमडी, एडी, पीडी आएगा, तो शुक्र जो है वो लगन के पंचम भाव के और दशम भाव के भी फल देगा भाई साहब, द्वादश भाव के भी। शुक्र जो है जहां बैठा है वहां के भी फल देगा, उसकी दो राशियां 12वें और 5वें घर में आती है, वहां के भी फल देगा। शुक्र का लिंक जो है, चूंकि वो केतु के नक्षत्र में है, केतु कुंडली में 10th हाउस में है, तो शुक्र 10th हाउस के भी फल देगा। पता लग गया? 1 5 10 और 12, इन हाउसेस के फल देने की शक्ति शुक्र के पास है। कब है? जब उसका दशा आएगा, सीधी बात, नो बकवास। तो दशा आने पर ही इसका फल आपको मिलेगा, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। आगे चलते हैं। एक होता है सर्प शीर्ष नक्षत्र। अब आप चेक करिए, सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दोनों अनुराधा नक्षत्र में है, किसमें है? अनुराधा नक्षत्र में, तो सर्पशीर्ष नक्षत्र बन जाएगा। कौन? अनुराधा। इसमें आदमी को असाध्य रोग होना निश्चित है, जब भी इनकी एमडी आएंगी। बात क्लियर? अच्छा, एक और आपको गिफ्ट देता हूं बड़ा अच्छे से। जब भी आपका जन्म नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है, आपको अपना तो जन्म नक्षत्र पता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ, ठीक, चंद्रमा अनुराधा में था। अब गोचर में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहा है आज के दिन, तो आज कोई भी शुभ काम नहीं करना है आपने, वो नुकसान कर जाएगा। बात क्लियर हो गई? अरे यार, बड़े ध्यान से आप समझिए, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, इसको लिंक करता हूँ पास्ट लाइफ से। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो भाई साहब मरण भी तो उसी ने ही कराया था ना, तभी तो वो आगे लेकर आया ना आपको। तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मरण ही उसी ने कराया था भैया, तो मरण तक कराने की ताकत रखता है वो। समझ में आ गया? अगर कोई, चलो मैं यहाँ वास्तु भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, वेस्ट फेसिंग का घर लेगा तो लाभ आएगा।
ठीक है, अगर ईस्ट फेसिंग का घर लेगा तो ज्यादा फलित नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, द्वापर युग में चलती ही नक्षत्र जोड़ी थी, मैं वो पूरी ही पढ़ाऊंगा आपको। अगर कोई अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसे भी वेस्ट फेसिंग का घर शुभत्व देगा। कोई चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है, चूंकि ये मंगल का है, तो साउथ फेसिंग का घर उसे लाभप्रद रहेगा। समझ में आया? चित्रा मंगल है, मंगल दक्षिण दिशा का कारक ग्रह है। अगर आप नॉर्थ फेसिंग का घर ले रहे हो तो अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार रहे हो। आप अपने नक्षत्र से लो ना फेसिंग। समझ में आ रहा है या नहीं आया? फिर इसमें बहुत बड़ा अच्छा सा एक सीक्रेट पढ़ाऊंगा। नक्षत्र के अंदर तीन बड़े सॉलिड पॉइंट होते हैं, जन्मा नक्षत्र, अजन्मा नक्षत्र, त्रिजन्मा नक्षत्र। इसका लिंक पास्ट लाइफ से होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्मा नक्षत्र, अजन्मा नक्षत्र, त्रिजन्मा नक्षत्र। तो पास्ट लाइफ के सीक्रेट रिवील होते हैं इससे। मेरे को ये क्लास में पढ़ाना है, सॉरी मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा। अब वी आर कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, ये बैच कल मंडे को स्टार्ट होगा। मंडे को स्टार्ट होगा 8 से 9 PM डेली बेसिस पर। बात क्लियर है? और ये मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास रहेंगी, और 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। इसमें आपको PDF मिलेगी। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए फी इसका बड़ा सिंपल है, 5011 इज द ओनली फी। मुझे डेप्थ ऑफ द डेप्थ आपको पढ़ानी है। किसी को भी कुछ ना समझ में आया हो, अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कल जो है जन्माष्टमी में के दिन इस नक्षत्र का हम उद्घाटन करेंगे, यानी 26 तारीख कल को ये क्लास स्टार्ट होगी। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट डायरेक्टली कैन आस्क मी। ना तो मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट करता हूँ ना कुछ करता हूँ। रिदम बनता है तो 10 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है, सीधी बात। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। आप आइए, ज्वाइन करिए और इस टेक्निक को सीखिए। हैव ए गुड डे। सर। हाँ सर। बोलिए। सर किसी ने पेमेंट लिंक के लिए बोला है, तो वो एक बार आप अगर डाल देंगे या बता दें कैसे करना है तो। किसने बोला चैट पे है? चैट पे सर किसने लिखा पेमेंट लिंक, अगर बता दें। नरेंद्र जी मैंने लिख रहे हैं। सर। आप लिख दो चैट पे, आप लिख दो। मेरे को, मैं इतना मास्टर नहीं हूं ना, मैं तो पढ़ा सकता हूँ। आप लिख दो अगर आपके पास है कोई डाटा मेरा तो। सर मैंने पेमेंट कर दिया सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक सर यू सर। फॉर थैंक दिस। यू। थैंक यू थैंक सो यू, हैव ए मच। गुड डे। प्रणाम सर।